नमस्कार प्यारे बच्चों, वैसे तो आपको आपकी इस बुक में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट आपको दिया गया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और तथ्य मुझे आपके सामने रखने चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से वो तथ्य मैं आपके सामने रख रही हूँ। प्यारे बच्चों, ये तथ्य आपके संसद से जुड़े हुए हैं। संसद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो संसद क्या करती है? संसद देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है, संसद आपके संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 79 से 122 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है। आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली निर्वाचित संसद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अंतरिम संसद का गठन कब किया गया था? 1950 में। अंतरिम संसद मतलब एक अस्थायी संसद थी जो कि 1950 में बनी थी, और स्थायी संसद का गठन होने के बाद इसको समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि 1952 में आपकी स्थायी संसद बन चुकी थी। संसद का गठन आर्टिकल 79 में किया जाता है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। यहां से एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है कि संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 80 में बेटा जी राज्यसभा का गठन यहां पर बात की गई है। राज्यसभा के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका पूर्व नाम था राज्य परिषद। इसे राज्यों के सदन के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारी संसद का उच्च सदन होता है। ये एक स्थायी सदन होता है। इसे ना तो समाप्त किया जा सकता है और ना ही इसे विघटित या भंग किया जा सकता है। उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि इसका गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को की गई थी। इसमें अधिकतम सदस्य 250 और वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 245 हैं, जिसमें से 233 सदस्य आपके निर्वाचित किए जाते हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों। जो यूटीज लिखा है इसका मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। इसमें आपके 12 सदस्य मनोनीत होते हैं आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। अगर हम राज्यसभा के निर्वाचन की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि आपकी विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो आर्टिकल 81 जिसमें लिखा है लोकसभा का गठन। लोकसभा को हम जनता का सदन, प्रसिद्ध सदन, आपका अस्थायी सदन, अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष पर एक नई लोकसभा आपकी बनती है। इसे निम्न सदन कहते हैं संसद का। इसे भंग या विघटित किया जा सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। आर्टिकल 85 में यह प्रावधान है। इसका गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था, और इसकी भी पहली बैठक 13 मई 1952 को ही हुई थी। एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान में सीटों की संख्या कितनी थी? 500 थी। 500 से बढ़ाकर बेटा जी 525 की गई 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 525 से बढ़ाकर 545 की गई 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य अगर पूछे जाएंगे तो 550, और अधिकतम आपके वर्तमान सदस्य पूछे जाएंगे तो 543 हैं, यानी 543 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम सीट कितनी है? 552, और वर्तमान में सीट कितनी है? 545। मैम ये 2 का गैप क्यों दिख रहा है? ये बेटा इसलिए दिख रहा है कि पहले आर्टिकल 331 के तहत आपके यहां पर 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन अभी क्या किया गया है? अभी यहां पर यह कर दिया गया है कि इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। यानी यहां पर जो आपको ये 2 का गैप दिख रहा है, इसका मतलब कि एंग्लो इंडियंस को कम कर दिया गया है। तो मैम जब यहां कमी हुई है तो यहां पे कमी क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेटा जी सीटें तो निश्चित हैं। सीटों को निश्चित रखा गया है 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, और कब तक के लिए? 2026 तक के लिए 1971 की जनगणना के आधार पर। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कमी हो सकती है तो सदस्यों में, सीटों में कमी नहीं हो सकती। कारण है सीटों का निश्चित हो जाना। लोकसभा में
एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है और ये आरक्षण आपका जो दिया गया था इसमें वृद्धि की गई है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, यानी इस आरक्षण को 2020 से बढ़ाकर 2030 कर दिया गया है, यानी 10 वर्षों की वृद्धि की गई है। आर्टिकल 83 में कार्यकाल की बात है, टेन्योर की बात है। किस किस का कार्यकाल? लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा के कार्यकाल की सबसे पहले हम बात करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। और कब से? तो प्रथम बैठक के दिन से। क्या लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है? जी हां। आपातकाल के दौरान आपकी संसद एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। अब आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन होता है। ये जो 6 वर्ष मैंने यहां लिखा है, ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जनरली 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। आर्टिकल 84 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं दी गई हैं, जिसमें आपका भारत का नागरिक होगा। अगर लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष। इसके अलावा वो पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिवालिया नहीं होना चाहिए और हम कह सकते हैं कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब योग्यताएं होती हैं। आर्टिकल 85 में कहा गया है कि लोकसभा को भंग या विघटित किया जा सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसी आर्टिकल में राष्ट्रपति जी संसद के सत्र आहूत करते हैं या सत्रावसान। आहूत का मतलब होता है बुलाना और सत्रावसान का मतलब होता है सत्र का अंत करना। ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष में 2 सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकते हैं। संदेश किससे संबंधित होता है? तो मैम विधेयक से संबंधित संदेश होते हैं। आर्टिकल 87 में संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यानी कि स्पेशल एड्रेस यहां पर दिया गया है। फिर अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आर्टिकल 89 में राज्यसभा के एक सभापति होंगे और ये जो सभापति होते हैं प्यारे बच्चे, ये आपके उपराष्ट्रपति ही यहां पर सभापति के रूप में काम करते हैं। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। जब लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं या उनका पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। एक और चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो लोकसभा होती है इसमें जो अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं ये दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही इन्हें चुना जाता है, ठीक है। आर्टिकल 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया है। इन दोनों को इनके पद से लोकसभा के सदस्यों द्वारा तत्कालीन सदस्यों के साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है 14 दिन पूर्व की सूचना देकर। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते आर्टिकल 97 में दिए गए हैं। आर्टिकल 98 में संसद का सचिवालय है, जिसमें लोकसभा का आपका सचिवालय होता है, वहां पर एक महासचिव होते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में एक सचिवालय होता है, वहां पर भी महासचिव होते हैं। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 100 में गणपूर्ति यानी कोरम की बात की गई है। यह कहा गया है कि अगर किसी भी बैठक को हमें आयोजित करना है तो जो सदन होता है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य यहां पर अनिवार्य होते हैं उपस्थित होना। अगर इतने सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आपके लोकसभा में अगर सदस्य नहीं है तो अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर सकते हैं और अगर राज्यसभा में गणपूर्ति पूरी नहीं है तो सभापति अध्यक्ष को स्थगित कर सकते हैं। यानी कि किसी भी बैठक को करने से पहले गणपूर्ति को चेक किया जाता है। आर्टिकल 101 से 102 में लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की नियोग्यताएं हैं,
जिसमें आप योग्यताओं का उल्टा कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसकी न्यूनतम आयु पूरी नहीं है, लाभ के पद पर है या दिवालिया है, पागल है, तो ऐसा व्यक्ति एमपी नहीं बन सकता है। आर्टिकल 103 में नियोग्यता के प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से किया जाता है। ठीक है, एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि दल बदल के आधार पर नियोग्यता के प्रश्न का निर्धारण अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 105 में सांसदों के विशेषाधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। प्यारे बच्चों, संयुक्त बैठक केवल और केवल साधारण विधेयक पर आती है, और ये तब आती है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी भी साधारण विधेयक को लेकर विवाद होता है, तब राष्ट्रपति के द्वारा इस बैठक को बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब तक संयुक्त बैठक आपकी 3 बार आ चुकी है, 1961, 1978 और 2002 में। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति कभी भी नहीं करते हैं, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया है, जिसके अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। इसको कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा केवल इसे 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 112 में बजट की परिभाषा दी गई है। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि बजट शब्द आपके संविधान में नहीं है। आपके संविधान में शब्द यूज किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। आपको ध्यान रखना है कि बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति के कहने पर वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। बजट का जनक आपके देश में जेम्स विल्सन को कहा जाता है, क्योंकि इसने 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था आर.के. शनमुखम चेट्टी जी ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। सबसे अधिक बार, यानी कि आपका अधिकतम बार जो बजट पेश किया गया है वो 10 बार, उसको पेश करने वाले हैं मोरारजी देसाई जी। पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने मोरारजी देसाई के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बार बजट को पेश किया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।